हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। जो +2 का राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद। तो ये जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद था, ये हमने जो अपने नई यूनिट शुरू की थी उसके अंदर था भारतीय जो भारत है, उसके भारत का जो लोकतंत्र है, यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। यानी इसके अंदर मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि हम इसके समक्ष जो भी चुनौतियां आती है, हमारे जो लोकतंत्र है भारत के समक्ष, डेमोक्रेसी के समक्ष, उन चुनौतियों की बात करेंगे। आपका जो अब जो लेसन है वो है जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद। इसके अंदर हम जातिवाद की और सांप्रदायिकतावाद की दोनों की बात करेंगे। तो हमने जातिवाद शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था जाति भारत का, ये मान के चलो आप, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग है, यानी बहुत ही मेन अहम हिस्सा है जाति का हमारे जीवन के अंदर, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, चाहे किसी प्रकार का है। ठीक है, हम जाति को मुख्य मानते हैं। और हमने बात की थी जो ऋग्वेदिक काल था, ठीक है, यानी जो ऋग्वेद की उसकी स्थापना हुई थी, ऋग्वेद को लिखा गया था, उस समय जाति थी वो कर्म और व्यवसाय के आधार पर थी। यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसी उसको उसकी जाति बन जाती थी। लेकिन वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल और वर्तमान की बात करें तो वो जन्म के आधार पर हो चुकी है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। और जन्म के आधार पर होने के कारण ही जो समस्याएं पैदा हो रही है, चुनौतियां पैदा हो रही है। और भारत के अंदर तो ये मतलब गढ़ है, यानी प्राचीन काल से ही चला रहे हैं। और अंग्रेज आए थे ना, उन्होंने इसी का फायदा उठाया था। हमारी जातिवाद का, यानी जो जाति से संबंधित हमारा प्रेम होता है, हम अपनी जाति को उच्च मानते हैं, दूसरे जाति को न्यून मानते हैं। हम चाहते हैं सरकार जो भी दे, वैकेंसी, रोजगार दे, वो सब हमें ही मिलना चाहिए, हमारी जाति को ही मिलना चाहिए। ठीक है, यानी हम अपनी जाति को प्रमुख देते हैं, प्रधानता देते हैं। और इसी का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, और यहाँ पर 190 साल, लगभग 200 साल तक वो राज करके चले गए, सिर्फ हमारी कमजोरी के कारण, जातिवाद के कारण। और इसका आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम देखो, एक हमारे 1932 के अंदर मैकडोनाल्ड पंचायत आया था। हम थोड़ी सी वैसी चर्चा कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने इसका जो कुछ कानून बनाए थे, ये जाति के आधार पर थे। ठीक है, मैकडोनाल्ड पंचायत आया था 1932 के अंदर। मैकडोनाल्ड उस टाइम प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो उन्होंने क्या अपना पंचायत, अपने रिपोर्ट में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग है, ठीक है, क्योंकि दलित वर्ग थे ना, जो निम्न जाति के थे, जैसे अम्बेडकर जी थे वो महार जाति के थे। महार जाति यानी जो दलित वर्ग से संबंधित थी, फिर उनको अलग से निर्वाचन प्रक्रिया दे दी जाए। जैसे 1909 के अंदर आपने देखा था, अधिनियम था ना 1909 पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, उसके अंदर मुसलमान और हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली अपना दी थी। और उसी का कारण था भी भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, यानी हिंदू और मुसलमानों को कभी एक नहीं होने दिया। ये प्रक्रिया अंग्रेजों ने 1932 में बनाई। जो दलित थे उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की बात कह दी। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको महात्मा गांधी ने क्या किया था, मतलब आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए थे। उन्होंने कहा था भी इसको मैं नहीं लागू होने दूंगा, क्योंकि इससे तो देश के बहुत टुकड़े हो जाएंगे, यानी देश के अंदर एक दूसरे विश्वास ही खत्म हो जाएगा, एकता रहेगी नहीं। तब जाके पुन्ना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पुन्ना पैक्ट, यानी एक समझौता था, पुन्ना पैक्ट। और ध्यान रखना, ये गांधी, महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, भीमराव अंबेडकर। पुन्ना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसके तहत यह निर्णय लिया गया था दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी, बल्कि जो सामान्य निर्वाचन होता है उसी के अंदर आरक्षण दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? आरक्षण। उनके लिए सीट होती है वो आरक्षित रख दी जाएगी, तय कर दी जाएगी उनके लिए सीट। निर्वाचन अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा भी दलित वर्ग है वो उनका निर्वाचन ही अलग होगा, उनके चुनाव जो दलित होंगे वो सिर्फ दलित को देंगे। ऐसी स्थिति में तो फिर वो मतलब हमसे बिल्कुल टूट जाएंगे। तो गांधी और अम्बेडकर के मध्य जो पुन्ना पैक्ट हुआ था उसके तहत यह हुआ था भी जो हम अलग से निर्वाचन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो सामान्य निर्वाचन होता है, जो इलेक्शन होता है, उसी के अंदर हम क्या कर देंगे, दलितों को आरक्षण दे देंगे। यानी कहने का मतलब है अंग्रेजों ने तो बहुत कोशिश की थी और अंग्रेजों ने इसी जातिवाद का फायदा भी बहुत उठाया था। और आप देखते हो हमारे जो गांव होते हैं ना, गांव के अंदर तो जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है।
ये वहां पर तो अगर पानी भी पिलाया जाता है ना तो ही जाति को पूछ कर पिलाया जाता है। ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर चीज के अंदर जातिवाद आ चुका है वर्तमान में। कोई भी क्षेत्र ले लो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जातिवाद है। ठीक है, मैंने कहा जैसे आर्थिक रूप से कैसे आप देखते हो भी हमारे प्राचीन काल में जो जातियां थी वो अभी तक चली आ रही है, उनका व्यवसाय भी अलग होता है। ये भी देख लेना, जो उनके पिताजी थे उसी के बेटे वही व्यवसाय करते हैं, उसके बेटे वही व्यवसाय करते हैं, लेकिन उनका काम होता है वो अलग ही होता है, सिर्फ वो एक जाति करती है, यानी ये काम ना उसी जाति के साथ जुड़ जाता है। तो इसी कारण क्या हुआ था, हमारा आर्थिक धार्मिक धर्म के आधार पर भी है, राजनीतिक आधार पर तो हम पढ़ ही रहे हैं, आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सामाजिक आधार पर भी, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता है। कहने मतलब भारत के अंदर जो गांव होते हैं ना वो जातिवाद का गढ़ होते हैं, सबसे ज्यादा जातिवाद बनता है वो गांव में बनता है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो स्थानीय स्वशासन हमने पढ़ा था 73 और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा था ना, तो स्थानीय स्वशासन जब संविधान का निर्माण हो रहा था, हम स्वतंत्र हुए थे, ऐसी स्थिति में स्थानीय स्वशासन को अपनाने की बात गई थी महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव, जब तक गांवों को हम जागरूक नहीं करेंगे, गांवों में राजनीति नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम क्या एक मतलब विकसित देश का निर्माण नहीं कर सकते हम। तो अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया था। वैसे जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन करता थे, हमने पढ़ा था, लेकिन वो क्या चाहते थे, वो केंद्र को मजबूत करना चाहते थे, केंद्र को मजबूत, तभी तो उनको शक्ति कम दी गई थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे जो केंद्र और सेंटर वो मजबूत होना चाहिए ताकि पूरे देश में एकता बनी रहे। हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, इन्होंने एक बात कही थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखो अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अगर हम स्थानीय स्वशासन को अपनाएंगे तो ये कहाँ अपनाया जाएगा, गाँव में अपनाया जाएगा, और गाँव के अंदर जो भी काम होता है वो जाति के आधार पर होता है। इसका मतलब विकास की तो बात ही नहीं, सिर्फ जाति होगी, गुट बन जाएंगे, जातिगत क्या हो जाएंगे, गुट बन जाएंगे। इसी कारण अंबेडकर ने इसका विरोध किया था कि गांव में तो जातिगत गुट बन जाएंगे, जिसकी जाति ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, बस उसी की मतलब वो सरपंच बनते रहेंगे, उनके पंच उन्हीं के पंच बनते रहेंगे, यानी उन्हीं सिर्फ एक जाति गुट में सिमट कर रह जाएगी राजनीति, एक जाति गुट में राजनीति सिमट कर रह जाएगी, नहीं सभी को मौका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अम्बेडकर ने तब स्थानीय स्वशासन का विरोध किया गया, क्योंकि वो कहता है गांव के अंदर है क्या, गांव में जातिगत गुट बने हुए हैं, सबसे ज्यादा हमारे जातिवाद मिलता है वो गांव में ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, देखो हमने जातिवाद पढ़ा, अब जातिवाद की अगर हम अर्थ की बात करें तो क्या अर्थ हो सकता है इसका, हम बनाते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसके आधार पर हम इसका अर्थ बना लेते हैं। देखो हम एक तो बात कह सकते हैं, जो जाति होती है वो अनुवांशिकता पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, अनुवांशिकता पर, होती है नहीं होती, जन्म होता है वो अनुवांशिक ही तो होता है, मैंने जिस जाति में जन्म लिया वो मेरे जाति मेरे साथ जुड़ गई, आपने जिस जाति में जन्म लिया वो जाति आपके साथ जुड़ गई, इसका मतलब ये अनुवांशिकता पर आधारित होता है, ये हमें प्राप्त नहीं करना होता, अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता जैसे हमें शिक्षा तो प्राप्त करनी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, जॉब भी हमें प्राप्त करनी होती है, ठीक है, लेकिन ये प्राप्त नहीं करना होता, चाहे वो कैसा ही व्यक्ति है, कैसा ही नेचर है, कैसे जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे वो जाति उसको अपने आप गिफ्ट में मिल जाती है। ठीक है, इसका मतलब जाति होती है वो किस पर आधारित होती है, अनुवांशिकता पर आधारित होती है। ठीक है, यानी वंश के आधार पर चलती है ये, जो हमारे दादाजी की जाति थी पापा की है, पापा की है वो हमारी है, हमारे हमारे जो आगे नई जनरेशन आएगी, नई जो पीढ़ी आएगी उनकी होगी, यानी कहने का मतलब ये अनुवांशिकता पर आधारित है, नहीं वंश के अनुसार चलती है। और हम ये कह सकते हैं जाति अनुवांशिकता पर आधारित होती है, उनका एक व्यवसाय होता है, उनका एक व्यवसाय होता है, जाति एक बंद वर्ग होती है, आप कह सकते हो जाति जन्म से प्राप्त होती है, ये इसका अर्थ है, नहीं कुछ भी कह सकते हो आप इसके बारे में, यानी जाति एक अनुवांशिकता पर आधारित है, जाति एक जन्म पर आधारित है, जैसे हमने जन्म लिया जिस जाति में लिया वो जाति हमारे साथ जुड़ जाती है। ठीक है, जाति बंद वर्ग है, बंद वर्ग के बारे में पिछली वीडियो में क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ये जिसमें आपने जन्म लिया ना वो आपके साथ जुड़ जाती है, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप, इससे बाहर नहीं निकल सकते, आपका फिक्स हो जाती है वो जाति। उसके बाद उनका एक व्यवसाय होता है, यानी एक फिक्स व्यवसाय होता है, ये जाति ये काम करेगी। अब तो फिर भी चलो अपने मिश्रित हो गए हैं, घुल मिल चुके हैं,
सभी अलग अलग व्यक्ति कोई और नया व्यवसाय यानी अन्य जाति का व्यवसाय को अपना सकता है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये फिक्स होता था कि जो जाति थी उसी बेटे को वही काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये व्यवसाय क्या होता है, फिक्स होता है, जाति बंधवर्ग होती है, जन्म प्राप्त होता है, आनुवंशिकता होती है, और आप क्या कह सकते हो, जाति से क्या होती है, एकता होती है। वो हम चलो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो जाति से क्या होती है, एकतावाद आता है, यानी एक गुट बन जाते हैं, जातिगत गुट बन जाते हैं, लेकिन एक जाति में तो एकता आ जाती है ना। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, बिखरी हुई जाति होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता, उनका कोई मतलब उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन जातिवाद के कारण वो एक हो गए। अब वो एकता में आ गए, इसका मतलब अब उनकी भी क्या होने लगी, चर्चा होने लगी, राजनीति में उनका भी प्रतिनिधित्व होने लगा, यानी वो भी अब राजनीति में भागीदारी करने लगे। ठीक है, यानी उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई। ठीक है, वो हम उसका लाभ पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, ये जाति की आनुवंशिकता दायित्व होता है, उनका एक व्यवसाय होता है, बंधवर्ग होता है, जन्म से प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमें अर्जित नहीं करनी होती, ये ध्यान रखना, अर्जित नहीं करनी होती। अर्जित जानते हो, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे हमें शिक्षा अर्जित करनी पड़ती है। ठीक है, कोई काम करना होता है, जैसे हमें जॉब लगना है तो वो भी हमें अर्जित करना होता है, अपने आप प्राप्त नहीं होता। लेकिन जाति एक ऐसी है जिसको अर्जित नहीं करनी होती, बल्कि अपने आप जन्म से प्राप्त हो जाती है। अपने आप जन्म से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, क्योंकि हम भारतीयों को लेकर चलेंगे। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, तो इसका रोल क्या है राजनीति में, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम राजनीति का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें राजनीति के अंदर ही रोल पढ़ना है, तो जाति की राजनीति में क्या भूमिका है, और इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। हमारी राजनीति है, इसका मतलब राजनीति में जातिवाद आ चुका है, राजनीति में जातिवाद आ चुका है। अब तो राजनीति से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है, जो भी काम किया जाता है वो जाति के आधार पर किया जाता है। आरक्षण दे रहे हैं, वो जाति के आधार पर दे रहे हैं, और नए नए आरक्षण की मांग हो रही है, नई जातियां संगठन बना रही है, अपनी एकता दिखाकर आरक्षण की मांग कर रही है, हड़तालें कर रही है, आंदोलन कर रही है, ताकि उनको भी आरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि जातिवाद होता क्या, जातिवाद वही होता है जो अपनी जाति के बारे में सोचता है, सिर्फ वो चाहता है जो जॉब मिले वो उसी जाति को मिले, विकास हो अब उसी जाति का हो, किसी और जाति को प्राप्त न हो पाए, जो भी प्राप्त हो वो मेरे को प्राप्त होना चाहिए, मेरे जाति को प्राप्त होना। तब तो जातिगत संगठन बने हैं जी, ये कुमार सभा है जी, ये कोई और सभा है जी, कहने मतलब इन्होंने क्या है, अपने जातिगत संगठन बना रखे हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये इसका मतलब दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाकर अपने पक्ष में कानूनों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। इसके अंदर हमारे एक व्यक्ति का स्टेटमेंट था, जयप्रकाश नारायण का। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसी भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो जाति है, जाति वो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण दल है। इसका मतलब एक महत्वपूर्ण दल है, ये महत्वपूर्ण दल है। जैसे दल होते हैं ना राजनीति में, राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसी प्रकार ये भी एक दल ही है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, दल है, इसका मतलब राजनीति की बात हो रही है कि जाति भी एक दल है, दल के रूप में काम करती है, राजनीति में पूरा योगदान देती है, वो राजनीति में पूरा हिस्सा लेती है अपनी जाति के लिए। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति में अगर हम जाति की बात करें ना, तो ये एक महत्वपूर्ण दल के रूप में है। ठीक है, यानी ये राजनीति में सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा, जैसे राजनीतिक दल से ही तो सरकार चलती है, ये पूरी राजनीति चलती है। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र होता है ना, वो भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सॉरी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो मुख्य भूमिका होती राजनीतिक दल की है, यानी राजनीतिक दल ही होती है, वो टोटल सरकार बनाती है, चुनाव में हिस्सा लेती है, फिर सरकार बनाती है, फिर कानून बनाती है, पूरे प्रशासन को चलाती है।
इसका मतलब राजनीति में मुख्य भूमिका होती दल की है, और जयप्रकाश नारायण ने तो जाति को ही दल बोल दिया है। तो जाति है वो एक महत्वपूर्ण दल के रूप में है, यानी दल के जैसे ही ये भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी भूमिका के बारे में, अलग अलग हम हेडिंग से चलेंगे उसको चर्चा करते हुए। ये तो हमने थोड़ी बात की जयप्रकाश नारायण की। देखो इसके अंदर पहली जो इसकी भूमिका है वो है निर्णय निर्माण में जाति की भूमिका। देखो वर्तमान में राजनीति में जो भी निर्णय लिया जाता है तो जाति के आधार पर ही लिया जाता है, ध्यान रखना, जाति को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है। मान लेते हैं, देखो हमारे यहाँ मान के लेते हैं हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रतिनिधि होते हैं जनता के, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी जाति से तो संबंधित होते हैं ना, क्योंकि निर्णय कौन लेता है? प्रतिनिधि लेते हैं, हम नहीं ले रहे, क्योंकि हम वहां लेते हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। हमारे प्रतिनिधि ले रहे हैं, मान लेते हैं किसी जाति से, ए जाति से संबंधित है। अब ये व्यक्ति जो काम करेगा वो इस जाति के लिए ही करेगा, ये व्यक्ति जो निर्णय लेगा वो इस जाति के लिए लेगा, किसी और जाति के लिए नहीं लेगा। इसका मतलब निर्णय में मुख्य भूमिका जाति की हो गई है वर्तमान में। आज जो भी संसद में व्यवस्थापिका मान कहते हैं, जिसको हमारे राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, उनमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जाति के आधार पर लेने लग चुकी है। जाति देखी जाती है, क्योंकि उनको वोट बैंक तैयार करना है, उनको 5 साल के बाद फिर वोट लेने हैं, इसलिए वो उन जातियों पर ज्यादा फोकस करते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है। जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनको ज्यादा सुविधा देते हैं, तो वो अपने आप ही वो क्या होते हैं? वोट बैंक तैयार हो जाते हैं उस राजनीतिक दल के लिए। पता है उनको 5 साल के बाद अगर इन लोगों ने वोट दे दिया तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, इसलिए वोट बैंक के लिए रूप में भी ये जाति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका मतलब जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो किसके आधार पर लिए जाते हैं? जाति के आधार पर लिए जाते हैं। आरक्षण दिया था वो किसके आधार पर दिया जाता है? जाति के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, और अब नए नए जो आंदोलन हो रहे हैं, नई जाति के आधार पर जो संगठन बन रहे हैं, वो संगठन जो आंदोलन करते हैं, जो मान लो हड़तालें वगैरह करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी जाति के लिए, अपनी जाति के विकास के लिए, ताकि सरकार जो भी निर्णय ले वो उसकी जाति के लिए ले। तो वर्तमान में अगर बात करें तो इसकी भूमिका निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। यानी आज जो निर्णय, अगर आप भी निर्णय लोगे ना तो भी आप अपनी जाति को मुख्य मानोगे। ये सच्चाई होती है, क्योंकि भारत की सच्चाई है ये। भारत के अंदर प्राचीन काल में ये प्रक्रिया चली आ रही है। हमारे पिछड़ेपन का कारण ही यही है। अगर मान लेते हैं आज मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, अगर आगे मेरे अपनी जाति का व्यक्ति है तो वो मेरे को सिलेक्ट कर लेगा, चाहे मेरे को कुछ नहीं आता हो। दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही आता हो, कितना ही अच्छा उसको नॉलेज हो, लेकिन अगर उसके अलग जाति का तो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा वो। तो इसका मतलब हमारी जो योग्यता थी वो तो रहेगी ना, देश को जो फायदा होने वाला था वो तो नहीं हो पाया। तो जो निर्णय होते हैं ना, जो डिसीजन होते हैं, वो वर्तमान में जाति के आधार पर लेने शुरू हो चुके हैं। यानी किसी प्रकार की योग्यता नहीं देखी जाती, क्षमता नहीं देखी जाती, सिर्फ जाति देखी जाती है। ठीक है, आज हम वोट भी देते हैं ना तो भी जाति के आधार पर देते हैं। और यहाँ तक जो राजनीतिक दल होते हैं ना, तो टिकटें देते हैं, जैसे MP MLA की टिकट, वो भी जाति को देख कर ही देते हैं कि कौन सी जाति की संख्या ज्यादा है। जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी वो उसको टिकट दे देगा, पता है इससे वो विजयी हो जाएंगे। जाति के आधार पर दे रहे हैं ना भी। मान लो आज सादुल शहर के अंदर या कोई और क्षेत्र के अंदर कोई टिकट देनी है MP की, MLA की, तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे भी जिस व्यक्ति को टिकट दी जा रही है उसकी जाति क्या है और उस क्षेत्र में उसकी संख्या कितनी पाई जाती है। अगर वो ज्यादा संख्या पाई जाती है तो जीतने की संभावना ज्यादा होती है। उसको पता होता है कि अगर इसको टिकट दे दी तो ये जीतेगा, संभावना ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है जाति की। ठीक है, अगर हम सेकंड चर्चा करें, राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन। सही बात है ना, इसके बारे में थोड़ा बता चुका हूं। वैसे प्रत्याशी यानी जो टिकट दी जाती है, जो उनके उम्मीदवार होते हैं,
उनका जो चयन होता है वो किसके आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है। अभी तो हमने चर्चा की थी, ठीक है, कि जब भी राजनीतिक दल होते हैं जो अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, चयन होता है चुनाव करना, भी किसको उम्मीदवार बनाना है, ठीक है, किसको टिकट देनी है, वो भी अब वर्तमान में किसके आधार पर दी जाती है? जाति के आधार पर। देखो ध्यान रखो, हमने पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। इसका मतलब भारतीय राजनीति तो है, इसके अंदर जाति की भूमिका ही तो है ये। भी राजनीतिक दलों द्वारा टिकट देनी है, जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो राजनीति है, और वो किसके आधार पर दी जाती है? जाति के आधार पर। इसका मतलब प्रत्याशियों में जाति की भूमिका है। प्रत्याशियों के चयन में, उम्मीदवारों के चयन में जाति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और आपने देखा भी होगा, कभी देख लेना आप, जब भी चुनाव होते हैं आप चेक करके देख लेना, जब भी MP MLA की टिकट मिलती है, जब वो राजनीतिक दल क्या देखते हैं? जाति देखते हैं। जो जाति बहुसंख्यक होती है, बहुसंख्यक, उसको वो टिकट देने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो जाए? उनका जो व्यक्ति हो जाए वो विजयी हो जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए, जैसे मान लेते हैं इसकी जाति बहुसंख्यक है, इसका मतलब A राजनीतिक दल ने इसको टिकट दे दी, B होगा वो भी यही चाहेगा, भी इसको टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को विजयी करना चाहते हैं। जब तक विजय नहीं होगी तब तक उनकी सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि हमने पढ़ा था भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और इसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। उसको बहुमत मिलेगा कैसे? जब उसकी सीटें नहीं जीतेगी, तो ये भी चाहता है उसकी सीट जीते, उसका व्यक्ति जीते, ये भी चाहता है उसका व्यक्ति जीते, और ये दोनों मान लेते हैं इस जाति के अंदर 2 टिकटें मिल गई। अब तीसरा दल होगा ना, वो क्या करेगा? हमेशा ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं ना, बात करते हुए, तीसरा व्यक्ति हमेशा फायदा उठाता है। जब दोनों व्यक्ति लड़ते हैं ना, तो तीसरा व्यक्ति इससे फायदा उठा लेता है। जैसे मान लेते हैं तीसरा कोई C व्यक्ति है, उसने किसी और दल को टिकट दे दी, तो और किसी जाति को टिकट दे दी जो इससे सेकंड नंबर पर है, ये फर्स्ट नंबर पर था, इसके अंदर 2 व्यक्तियों ने टिकट दे दी, 2 राजनीतिक दलों ने, इसने सेकंड वाले को टिकट दे दी, क्योंकि उसको पता है भी जब ये A और B एक ही जाति से टिकट मिल जाएगी तो इसके वोट बंट जाएंगे। इसके वोट क्या होंगे? बंट जाएंगे, क्योंकि A है वो भी एक ही जाति का है, B है वो उसी जाति का है, तो जब उनको एक ही जाति में जब 2 टिकटें मिल गई तो क्या हो जाएंगे? वोट बंट जाएंगे। ऐसी स्थिति में इसके जीतने की संभावना अधिक हो जाती है। मतलब इसने डिसीजन लिया, वो भी किसके आधार पर लिया? जाति के आधार पर तो लिया, तो उसको पता है ये सेकंड नंबर की जाति है, और जो फर्स्ट नंबर की जो बहुसंख्यक जाति है, जिसकी संख्या ज्यादा है, अब उसके वोट बन जाएंगे, क्योंकि उसको 2 राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार खड़े कर दिए वहां पर। अगर वोट बंटेंगे तो इस जाति को फायदा होगा, इस जाति को क्या होगा? फायदा होगा, वो विजयी होगा। तो इसका मतलब जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी टिकटें दी जाती है, उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, जो प्रत्याशी तैयार किए जाते हैं चुनाव के लिए, वो किसके आधार पर होते हैं? जाति के आधार पर। क्योंकि A पार्टी ने भी जाति के आधार पर टिकट दी है, B ने भी जाति के आधार पर, और C ने भी क्या दिया है? जाति। C ने वैसे तो सेकंड नंबर की जाति को टिकट दी है, लेकिन वो भी जाति को देख कर ही दी है, तो उसको पता है भी एक जाति से 2 व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़े हो चुके हैं, इसका मतलब उसके वोट बंटेंगे, एक साइड में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं, ठीक है। तो इसका बंटेंगे तो इस जाति को फायदा होगा, यानी इस जाति वाला उम्मीदवार होगा वो क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो टिकटें दी जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, किसके आधार पर ले रहे हैं? वर्तमान में जाति के आधार पर। यही हमारे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े हम तीसरे नंबर का, देखो तीसरा है इसमें जाति के आधार पर मतदान व्यवहार। क्या सही है क्या गलत? आज हम वोट दे रहे हैं वो जाति के आधार पर ही तो दे रहे हैं। हमें पता है हमारे जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमारे जाति का व्यक्ति उम्मीदवार हुआ है, यानी मान लेते हैं कोई A जाति है, उसका उम्मीदवार बना है, प्रत्याशी बना है, यानी चुनाव के लिए वो खड़ा हुआ है। अगर आप उसी जाति को या मैं उसी जाति का हूं तो मैं क्या करूंगा? चाहे ये कैसे ही व्यक्ति हो, वो मेरे से मतलब नहीं है, कैसा ही व्यक्ति हो, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, वो मेरे को नहीं पता, मैं तो ये बताया भी ये मेरी जाति का है, बस क्या है? ये मेरी जाति का है, इसलिए मेरे को वोट उसी को देना है। और यहाँ तक मेरे जो रिश्तेदार होंगे, मेरे दोस्त होंगे, जो भी मेरे मतलब पूरा समाज होगा, वो यही कहेगा अपनी जाति से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी जाति से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपनी जाति का ही पक्ष लेना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? जातिवादी तो है। एक दूसरी जाति का व्यक्ति अच्छा है, एक ईमानदार है, मेहनतशील है, जो हमारे लिए कुछ कर सकता है,
लेकिन वो हमारी जाति का नहीं है, उसको वोट नहीं दे रहे हम। यानी एक जो योग्यता व्यक्ति है, जो अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, उसको तो हम वोट ही नहीं दे रहे, यानी वो जीतेगा कैसे। और जो भ्रष्टाचारी है, जो अच्छा नहीं है, नेचर उनका अच्छा नहीं है, वो हमारी जाति का होने के कारण उसको जिता रहे हैं, तो वो कहाँ हमारे लिए काम करेगा, कहाँ हमारा विकास करेगा। इसी कारण हमारे देश का विकास रुका हुआ है, देश का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो योग्यता, जिनको वास्तव में राजनीति में जाना चाहिए वो तो जा नहीं रहे, जिनको नहीं जाना चाहिए वो अपनी जाति की बहुसंख्या के आधार पर वहां पहुंच रहे हैं। बस तो यही कारण है वर्तमान में जो हम मतदान करते हैं, ये एक मेरे पर नहीं, सभी पर लागू होता है। और ध्यान रखना, गांव में तो ये बहुत ज्यादा लागू होता है, गांव में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जाति के आधार पर गुट बन जाते हैं। ऊपर स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर फिर भी ये कम होता है, लेकिन गांव में तो ये जाति के आधार पर गुट बना लेते हैं। ये ए जाति का सरपंच उम्मीदवार हुआ है जी, खड़ा हुआ है, ये बी का सरपंच खड़ा हुआ है, यानी ये आपस में गुट बना लेते हैं। बस आप देख लेना, जब भी सरपंच का, ग्राम पंचायत का, स्थानीय स्वशासन का चुनाव होता है, ऐसे दौरान एक जाति का व्यक्ति खड़ा हो जाता है ना, तो दूसरी जाति का और हो जाता है, फिर वो जाति के आधार पर गुट बना लेते हैं। जब वो वोट मांगते हैं ना, तो भी जाति के आधार पर ही मांगते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, वो दो अलग अलग जाति खड़े हो जाते हैं, वहां पर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा राजनीति होती है उस गांव में, सबसे ज्यादा हलचल होती है। फिर वो जातिगत वोट हो जाते हैं, फिर वो पूरा जोर लगा देते हैं, पूरा पैसा लगाते हैं, ताकि उसी जाति का व्यक्ति जीते। और नारे भी जाति के आधार पर ही लगाए जाते हैं, और जीतने के बाद जिस जाति का ही नाम लिया जाता है कि ये जाति जीत चुकी है, क्या मतलब ये जातिवाद ही तो है, समझिए ना बात। तो कहने का मतलब, जो जाति के आधार पर जो वोट होते हैं, जो हम मतदान करते हैं, मतदान करना यानी मत देना, ठीक है, वोट यानी वोटिंग करना, वो भी हम किसके आधार पर करते हैं, जाति के आधार पर ही करते हैं, जाति को लेकर ही चलते हैं, हम जाति से बाहर नहीं जाते। अगर हम जाते भी है ना, तो हमें समाज से अलग माना जाता है, क्योंकि हमें यही शिक्षा दी जाती है हमारे समाज के द्वारा, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों द्वारा भी, अपनी जाति से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे व्यक्ति कैसा हो, उसी का पक्ष लेना चाहिए हमें। अगर हम उसके खिलाफ हो भी जाए, बाहर चले भी जाए, तो फिर हमें समाज से एक तरह का मतलब अनदेखा किया जाता है, ठीक है, समाज से हमें अलग माना जाता है, हमारी बात नहीं मानी जाती, या हमें साथ लेकर नहीं चला जाता, ठीक है। इसीलिए हमें अपनी जाति की सपोर्ट करनी पड़ती है, अपनी जाति के आधार पर हमें क्या देना पड़ता है, वोट देना पड़ता है। और मैं अब बता चुका हूँ, गाँव के अंदर इसका सबसे ज्यादा मैटर चलता है। गाँव के सरपंच का इनका चुनाव होता है ना, तो सबसे ज्यादा जातिवाद होता है, ध्यान रखना, कभी भी चेक करके देख लेना, जब भी गाँव में सरपंच का चुनाव होता है आप चेक कर लेना, सबसे ज्यादा जातिवाद पनपता है वो गाँव में पनपता है। अम्बेडकर जी ने सही कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने यही बात कहा था कि अगर हम स्थानीय स्वशासन को अपनाएंगे ना, उनको शक्ति दे देंगे, अरे वो शक्ति का सही यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे जातिगत गुट बन जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जातिवाद होता है वो गाँव में होता है। ऐसी स्थिति में सबका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, अगर हम बात करें तो जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, देखो गांव की समस्या नहीं है। अरे जब केंद्र के अंदर, राज्यों में जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है ना, तभी जाति को ही देखा जाता है। मंत्री किसको बनाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं अपने पढ़ा था संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत के अंदर, यानी संसदीय तंत्र है, इसके अंदर बहुमत दल, यानी जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बनती है, और जिस दल की सरकार बनती है उसी के मंत्री बनाए जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री बनते हैं वो उसी दल के बनते हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पर हमारे समरूपता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी जिस दल की सरकार होती है ना, मंत्री होते हैं उसी दल के होते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो ये मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि सभी तो मंत्री बना नहीं सकते, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। इसके अंदर पढ़ चुके हैं मंत्री होंगे वो लोकसभा का, क्या कहते हो, विधानसभा का है, 15% ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जो 15% मंत्री बनते हैं उसको भी जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसके अंदर भी जाति को देखा जाता है कि कौन से व्यक्ति के पीछे कितनी जाति है। क्योंकि मंत्री बना, अगर मान लो मंत्री बनाने के बाद ही
उस जाति का विकास होता है, उस वो मंत्री टोटल निर्णय लेगा वो जाति के लिए लेगा, तो आने वाले टाइम में क्या होता है, उस व्यक्ति को उस जाति के द्वारा जीतने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो दल होते हैं ना उसको तो सीटें चाहिए जी, तो उनको तो सरकार बनानी है, और सरकार तभी मिलेगी जब उनकी सीटें विजयी होगी, उनके उम्मीदवार विजयी होंगे। इसलिए वो उस जाति पर ज्यादा फोकस करते हैं जिनकी ज्यादा संख्या होती है, उसी के आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। उसी के आधार पर क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़े, जातिगत दबाव समूह है। देखो ये जाति होती है ना, एक जाति वो दबाव समूह के रूप में भी काम करती है। दबाव बनाना, दबाव के लिए समूह बनाना, बस दबाव के लिए समूह बनाना। क्योंकि प्रत्येक जाति चाहती है कि जो भी निर्णय हो, जो भी कानून बने, वो उसी जाति के पक्ष में होना चाहिए। ये टोटल फायदा हो टोटल उसी को होना चाहिए, किसी और जाति को नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या है, जातिगत संगठन बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। जातिगत संगठन बन गए अपने, जैसे मेरी जाति का मैंने संगठन बना लिया, और जब भी सरकार कानून बनाती है, जब भी सरकार निर्णय लेती है, तो हम क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि आप जो निर्णय ले रहे हो, आप जो कानून बना रहे हो, वो हमारी जाति के लिए होना चाहिए या हमारी जाति के पक्ष में होना चाहिए। इसका मतलब हम राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सरकार को प्रभावित कर रहे हैं, सरकार के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, और सरकार को मजबूरन उस जाति की बात माननी पड़ेगी और उस जाति के पक्ष में ही कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जाति बहुसंख्यक के रूप में होती है, क्योंकि उसको वोट चाहिए आने वाले 5 साल के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक दबाव समूह के रूप में भी है। दबाव समूह का समझ गए, ये अपनी जाति को फायदा देने के लिए, अपनी जाति को विकास करने के लिए वो क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। समूह बनाकर सरकार पर क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, ताकि सरकार जो भी निर्णय ले वो उसकी जाति के पक्ष में ही ले। जो भी सरकार कानून बनाए, जो भी सरकार जॉब निकाले, जो भी सरकार कार्य विकास करे, योजना बनाए, वो उसी की जाति के लिए बनाना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कानून वगैरह बनते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, हड़ताल वगैरह हो जाती है ना, धरने वगैरह बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उस निर्णय को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, उस जाति को, उस जाति समूह को नुकसान हो रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, दंगे करते हैं, धरना देते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं ताकि अपना निर्णय बदल ले। जिस जाति को नुकसान होता है ना, वो सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देगी ताकि वो अपना निर्णय चेंज करे, और सरकार को चेंज करना ही पड़ता है। इसका मतलब सरकार को प्रभावित तो कर रही है ना जाति। तो ये तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है। तो सरकार आज जो निर्णय लेती है ना, कानून बनाती है, उसको मजबूरन निर्णय चेंज करना पड़ता है, मजबूरन उसको जाति के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में जातिगत समूह बहुत बन चुके हैं, बहुत ज्यादा संगठन बना चुके हैं हम, और हम दिल्ली के रोजाना के जैसे ही सरकार निर्णय लेती है उस पर दबाव बनाते हैं, हम सरकार को मजबूर करते हैं अभी अपने निर्णय में परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो ये एक इसके रूप में। अगर हम नेक्स्ट बात करें, राज्य राजनीति में जाति की भूमिका, देखो भूमिका तो सेम ही है। अब राज्य राजनीति आएगी तो वो राजनीति अलग थोड़ी रहेगी, यानी एक तो केंद्र की होगी, राज्य की होगी, तो राज्य के अंदर जो राजनीति होती है उसके अंदर भी जाति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई प्रक्रिया आप देख लो, राज्य के अंदर जो राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दी जाती है वो भी जाति के आधार पर दी जाती है। ठीक है, राज्यों में भी दबाव समूह बने हुए हैं। अगर आप बात करो राज्य में जो कोई सरकार निर्णय लेती है वो भी जाति के आधार पर लेती है। उसके बाद हम बात करें जैसे जाति के आधार पर क्या होती है, टिकटें दी जाती है, जाति के आधार पर वोटिंग की जाती है, जाति के आधार पर प्रत्याशियों यानी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यानी टोटल राज्य राजनीति में भी क्या होती है, जाति देखना, एक उच्च स्तर पर जाति कम होती है जातिवाद, उसके निम्न स्तर में फिर जाति बढ़ जाती है, और बिल्कुल निम्न स्तर में तो जातिवाद बहुत ज्यादा होता है। तभी तो मैं कहता हूँ गाँव के अंदर तो जातिवाद बहुत ज्यादा है, क्यों वो बिल्कुल निम्न स्तर में चला गया। ऐसी स्थिति में हम जाति के आधार पर रहते हैं। मैंने आपको बताया था पानी तक नहीं प्याते,
जब तक हम जाति नहीं बताते उनको, यानी इतना ज्यादा जातिवाद है। ठीक है, तो राज्य राजनीति में भी जाति की भूमिका बहुत ज्यादा है। आज जो सरकार बनती है, आज जो निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनते हैं, ठीक है, जो भी कार्य होता है वो सब जाति के आधार पर होता है। आरक्षण की बात करते हैं, वो भी हमें जाति के आधार पर ही दिया गया। जैसे हम बात करें SC ST को आरक्षण दिया गया था, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, वो भी जाति के आधार पर तो है। उसके बाद बहुत से जाति आरक्षण की मांग कर रही है, वो जाति के आधार पर कर रही है। जातिगत संगठन बना रखे हैं, जातिगत समूह बना रखे हैं, हड़तालें करते हैं, धरने देते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं ताकि उनको भी आरक्षण दिया जाए। ठीक है, यानी ये सब क्या है, ये सब राज्य राजनीति में जाति की भूमिका है। यानी इसका मतलब राजनीति में जाति अपनी भूमिका अदा करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं उसके अंदर। देखो, चुनाव प्रचार में जाति की भूमिका, देखो ये तो होता ही होता है, क्योंकि जब चुनाव का सारा सिस्टम होता है तो जाति के आधार पर चलेगा ही। यानी वर्तमान में चुनाव का प्रचार किया जाता है ना, तो वो भी जाति के आधार पर किया जाता है। देखो, जैसे मान लो कोई दल है, कोई A क्षेत्र है, कोई B क्षेत्र है। देखो यहाँ पर वोट तो मांगनी होती है, वोटिंग में जीतेगा कैसे वो, इसलिए यहाँ पर जिस जाति की बहुलता होती है, बहुलता होती है, उसी जाति के व्यक्ति को वो यहाँ पर वोट मांगने भेजेगा। तो पता है इस जाति का ये व्यक्ति है और वहां पर उसी जाति की बहुलता है, तो वो अपनी जाति वालों को ज्यादा आकर्षित कर सकता है, जल्दी आकर्षित कर सकता है, वो वोट ले सकता है। यहाँ पर जिस जाति की बहुलता है, बहुलता यानी बहुसंख्या का है, उसी जाति के व्यक्ति को यहाँ पर भेजेगा दल। जो प्रचार हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है, जाति के आधार पर तो हो रहा है ना, जाति। अब देखो मान लेते हैं बहुत आप देख लेना चुनाव के अंदर रिश्तेदारों का, मित्रों का बहुत दबाव पड़ता है। रिश्तेदार दूर तक आ जाते हैं कहने के लिए भी इसको वोट देना, ये हमारी जाति का है, ठीक है, हमारी जाति से संबंधित है, हमें अपनी जाति के अंदर रहना चाहिए, जाति को वोटिंग करना चाहिए, जाति की सपोर्ट करनी चाहिए। वहां पर दल नहीं होता, सरकार नहीं होती, भारत में देश नहीं होता, बल्कि जाति होती है। वो देश का नाम नहीं लेते, वो सिर्फ जाति का नाम लेते हैं। जो हमारे जाति का है, हमें जाति के अनुसार चलना चाहिए, हमारी जाति का विकास होगा, हमारी जाति के लिए कुछ करेगा, अगर ये जीतेगा तो हमारी जाति के लिए कुछ करेगा। इसका मतलब जो चुनाव प्रचार किया जाता है वो भी किसके आधार पर किया जाता है, जाति के आधार पर ही किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, अगर इन क्षेत्रों में जिस जाति की बहुलता होती है, क्षेत्रों में जिस जाति की बहुलता होती है, उसी जाति के व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। जैसे मान लो मेरे गांव के अंदर मेरी जाति ज्यादा है, तो मेरे को ही भेजेंगे वहां पर, ताकि ये अपने जाति वाले वोटों को क्या कर सके, खींच के वो प्राप्त कर सके और वो उम्मीदवार हो विजयी हो सके। ठीक है, ये जो प्रचार हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है। इसका मतलब टोटल प्रक्रिया चलती है, चाहे वो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो प्रत्याशियों का चयन होता है, चाहे वो वोट किया, वो मतदान किया जाता है, चाहे वो चुनाव प्रचार किया जाता है, ठीक है, टिकटें दी जाती है, वो सब होता किसमें, सिर्फ जाति के आधार पर होता है। यही राजनीति में जाति की भूमिका है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, हम कह सकते हैं जाति के आधार पर अभिजनों का उदय। अभिजन होते हैं तो विशेष वर्ग होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, जिनके पास पावर होती है, यानी टोटल जाति की जो कमान होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। ठीक है, तो जो अभिजन है, जैसे मान लो आप गांव की चर्चा करें, हम गांव में क्या होते हैं, सरपंच का चुनाव होता है, सरपंची के चुनाव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो जाति के आधार पर होता है, और एक जाति के अंदर कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, एक जाति के अंदर कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं। ध्यान रखना, आप देख लेना, आप गांव के अंदर, आप शहरों में जहां भी रह रहे हो, एक जो व्यक्ति जब सरपंच बन जाता है ना, तो उसकी पीढ़ी चल जाती है, उसी के परिवार का व्यक्ति क्या होता है, बार बार चुनाव में खड़ा होता है, वो एक अभिजन वर्ग बन जाता है, एक विशेष वर्ग बन जाता है वो। और हर चुनाव के अंदर क्या कहता है, सिर्फ
कोई चुनाव के अंदर पूरा हिस्सा लेता है, चुनाव के अंदर अपने जाति को अपने साथ रखता है, यानी एक अभिजन वर्ग का उदय हो जाता है। वैसे तो सभी समान है, क्योंकि ये हमारी संविधान कहता है सबको मौका दिया जाए, सब समान है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन आप देख लेना, नोट करके देख लेना, सिर्फ एक ही जाति कोई उसी परिवार को बार बार बस वो चुनाव में क्या होते हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और जीतते जाते हैं। यानी इसी जाति के आधार पर क्या होता है, कुछ अभिजन वर्गों का उदय हो जाता है। देखो कोई जाति है तो इस जाति को इकट्ठा करने के लिए कुछ ही व्यक्ति होते हैं, सभी थोड़ी होते हैं। नेता तो एक ही होता है, नेता तो एक ही होता है, यानी एक छोटा वर्ग ही होता है जो नेता के रूप में काम करता है। पूरे जाति नेता के रूप में काम थोड़ी करती है। यानी यही एक व्यक्ति अभिजन वर्ग के रूप में उदय हो जाता है, यानी टोटल निर्णय लेता है, इसके लिए जो काम करता है, इसके लिए जो सरकार पर दबाव बनाता है, बात करता है, चुनाव लड़ता है, ठीक है, चुनाव प्रचार करता है, जो भी कार्य वो करता है वो टोटल यही निर्णय लेता है। और ये एक छोटा वर्ग होता है, उसी को बोलते हैं अभिजन वर्ग। तो इनका, इस नेता का जो उदय हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अरे जाति के कारण ही तो हो रहा है। अपने जाति को साथ लेकर जाति को इकट्ठा कर दिया उसने, संगठन बना दिया जाति का, बस उसके आधार पर वो क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है। यानी एक अभिजन वर्ग के रूप में जब भी कोई बात होती है वही आगे रहता है, जब भी चुनाव होते हैं उसी को प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है, वही जीतता है, उसके परिवार का ही सारा मैटर चल जाता है, किसी और को मौका ही नहीं दिया जाता। यानी इसी जाति के कारण होता है एक अभिजन वर्ग का उदय। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने देखो यहाँ पर जाति की राजनीति में जाति की भूमिका को पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल है, राजनीति में जाति की बहुत भूमिका है। बिल्कुल आप कह सकते हो, चाहे वोट होता है, चाहे टिकट दी जाती है, प्रत्याशियों का चयन होता है, चाहे किसी प्रकार का चुनाव प्रचार होता है, दबाव समूह के रूप में, यानी जाति की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो गाँव में है, राज्य की राजनीति में है, चाहे केंद्र की राजनीति में है, मंत्रिमंडल बनाना होता है, कुछ भी करना होता है, जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे भी बोलते हैं राजनीति में का जातिकरण या जाति का राजनीतिकरण। इसका मतलब जाति है वो राजनीति में चली गई है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं राजनीति में जाति की भूमिका। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें इसके कुछ फायदे भी करेंगे। देखो जातिवाद के कुछ लाभ भी है और कुछ नुकसान भी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इतना, थैंक यू।